बहरहाल जो भी हो, भारत का सबसे ठंडा प्रदेश कश्मीर हमेशा की तरह एक बार फिर गर्म। चेहरे दिखाना चाहेंगे जिनका लगातार एक रिश्ता रहा है पत्रकारिता से, मीडिया से, और इन्होंने एक अच्छी खासी भूमिका निभाई है। बहुत बड़ा समर्पण दिया है इन्होंने, मीडिया के जरिए अपना एक बहुत लंबा अरसा गुजारा है। और जाहिर सी बात है यही वो चेहरे हैं जिनकी कलम से वो सच्चाई निकलती है जिससे हमारा और आपका वास्ता पड़ता है और हम गौरवान्वित होते हैं, बहुत कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि इनकी मेहनत और इनकी जो सोच है उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज हम जिससे मीडिया को उभरते हुए देखते हैं, पलक झपकते हम कोई भी खबर पा सकते हैं, तो इन सारे चेहरों का, इन सारी हस्तियों का बहुत बड़ी भूमिका होती है और इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेम शुक्ला जी से, जो कार्यकारी संपादक है दोपहर का सामना के, और उन्होंने एक लंबी फहरिस्त निकाली है ऐसे लोगों की जिनकी बदौलत समाज का हमेशा विनाश होता रहा है। क्योंकि हमने प्रेम शुक्ला जी को तब देखा था जब इन्होंने अंडरवर्ल्ड की बहुत सारी छोटी छोटी खबरों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करते थे। निश्चित रूप से इकबाल मिर्ची और दाऊद इब्राहिम के बारे में प्रेम जी की कलम ने बहुत कुछ सच निकाला है और वही कारण है कि आज इनको लोग मानते हैं और इनको जानते हैं। प्रेम जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज जो पत्रकारिता की दशा और दिशा है उसको किस रूप में आप देखते हैं? ये पत्रकारिता की दशा उत्तम है और दिशा सही मार्ग पर है। कुछ लोगों को जो है वो इतिहास में जीने की आदत होती है और उनको हमेशा इतिहास का सारा काम सुनहरा लगता है। जैसे लोग आज भी याद करते हैं कि 2.5 आना शेर जो है वो घी मिलता था, लेकिन तब घी कितनों को मिलता था ये भी देखना चाहिए। वो 2.5 आना शेर घी जो है वो 80% आबादी को नहीं मिलता था। आज जो है 300 रुपये किलो वाला जो घी है वो कम से कम 30%, 40% आबादी को मिलता है। उसी तरह से पत्रकारिता को जब लोग मिशन कहते थे, तब वो पत्रकारिता, मिशन वाली पत्रकारिता कितने लोगों के जीवन को छूती थी, इसको पहले हमको देखना चाहिए। आज की पत्रकारिता जो है वो समाज को परिवर्तित करने के लिए, दिशा देने के लिए, जो अन्याय है उससे लड़ने के लिए, व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए संघर्ष करने की स्थिति में है। और ये संघर्ष का मादा जिस पत्रकारिता में आया है उसमें जो हम लोगों की पीढ़ी है, यानी इसके पहले वाली जो पीढ़ी है जिसने जो आज का दृश्य श्रव्य मीडिया है इसकी बुनियाद जिसने खड़ी की, वो भारत की टैबलॉइड पत्रकारिता है। और उस टैबलॉइड पत्रकारिता की पीढ़ी ने इस देश के पत्रकार को कलम उठाकर मालिक के इशारे पर खबरों को ट्रांसलेट करने की बजाय मालिक के हितों पर भी प्रहार करने वाला मादा जमा किया। तो ये पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब आज का पत्रकार, आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली का पत्रकार नहीं जागता तो क्या सोनिया की सरकार या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार दामिनी को न्याय देती और सिंगापुर ले जाती? क्या शक्ति मिल के कांड को इस तरह से तरजीह दी जाती? यदि आज पत्रकारिता में दमखम नहीं होता तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अपराधियों को मदद करने के लिए जो कैबिनेट में पास हो गया बिल, और जिस बिल को बिल आने के बीच के समय को बचाने के लिए जिन लोगों ने इस देश में अध्यादेश के अस्त्र का इस्तेमाल किया, क्या वो लोग इस देश में सिर्फ अगर मीडिया सजग और सतर्क नहीं होती तो क्या अंतिम मौके पर उस बिल को विड्रॉ करने की बात शुरू होती क्या? तो इसका मतलब है कि पत्रकारिता देश को दिशा देने की स्थिति में है। लेकिन कुछ लोग इतिहास बोध में जीते हैं, इसलिए उनको पास्ट अच्छा लगता है, वर्तमान में उनको कष्ट दिखाई देता है और भविष्य अंधकार में लगता है। मैं उल्टा देखता हूँ, मुझे लगता है कि इतिहास ने हमको सिखाया है, वर्तमान हमको सजग कर रहा है और भविष्य के प्रति हमको पूरी तरह से सतर्क और आशावान होना चाहिए। तो वाकई अगर हम आशावादी होते हैं तो हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो सोच है, उसमें भी आशा की किरण नज़र आती है। और सूचना क्रांति के इस दौर में RTI यानी आप किसी भी
सरकारी महकमे में जाकर कोई भी सूचना ले सकते हैं। और उसको एक्सपर्ट है हमारे साथ अनिल गलगनी जी, जो सामना से भी जुड़े हैं और भी लगातार अलग अलग अखबारों में विषयों पर लिखते रहते हैं। अनिल जी, कितना फर्क पड़ा है जिस तरह से सूचना का अधिकार मिला है? निश्चित तौर पर जो सूचना का अधिकार आने के बाद, चाहे वो पत्रकारिता हो चाहे राजनीति हो, क्योंकि यह सूचना का अधिकार के द्वारा जो जानकारी इकट्ठा होती है, निकाली जाती है, उसका इस्तेमाल पत्रकारिता में भी हो रहा है। और राजनीतिक लोग भी, चाहे असेंबली हो चाहे लोकसभा हो, वह क्वेश्चन उठाकर उस इश्यूज़ को बुलंद करते हैं। तो आज सूचना का अधिकार और पत्रकारिता, इनका एक संगम हुआ है। क्योंकि आज का जो पत्रकार है, अब मैं मुंबई की बात करूंगा, मुंबई के कई पत्रकार आरटीआई पर भी डिपेंड है। आरटीआई की स्टोरी को एज इट इज छापने के लिए भी लोग उसको प्रकाशित करते हैं, ताकि आरटीआई की जो जानकारी होती है वो निश्चित तौर पर 100% प्योर होती है। तो सूचना का अधिकार और पत्रकारिता, इनका संगम होने से, चाहे आप मुंबई डॉकैट रोड की जो दुर्घटना है, उसमें आज आप पहली बार देखेंगे 50 सालों के इतिहास में कि पहली बार 11 अधिकारियों को निलंबित करने का काम महानगर पालिका ने किया है। क्योंकि ये आरटीआई थी और एक मीडिया थी, जो मीडिया का जो एक दबाव तंत्र बना, पहली बार 11 लोगों पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा जो नायर हॉस्पिटल में जिन डॉक्टरों ने मरीजों से पैसे मांगे, उस पर भी ताबड़तोब कार्रवाई हुई। इसके पहले कार्रवाई होने के लिए 6-6, 1-1 साल लगते थे। निश्चित तौर पर आज का जो मुंबई का मीडिया है, चाहे आरटीआई की जो मूवमेंट है, वो निश्चित तौर पर इतनी प्रभावशाली है कि इसका असर आज लोगों को भी दिख रहा है। और आज भी मुंबई के लोग अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे वो पत्रकार हो चाहे सूचना का अधिकार करने वाले कार्यकर्ता हो, उनके पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। और ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अभी जो स्टूडेंट है, जो पत्रकारिता के हैं और अन्य विभाग के हैं, वो लोग भी आरटीआई को एक माध्यम बनाकर, आरटीआई को एक कोर्स बनाने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर आरटीआई की जीत है और ये पत्रकारिता उसमें ज्वाइन होने से दोनों का संगम हुआ है। पिछले दिनों हमने सुना था कि इस देश के जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं मनीष तिवारी, उनका एक बयान आया था कि पत्रकारिता को भी लाइसेंस देने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, एक वर्ग है जो कहीं ना कहीं से उसका विरोध कर रहा है, लेकिन क्या ये सही है या गलत है, इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जो मुंबई शहर में जो पत्रकारिता हो रही है, कहीं ना कहीं तो पत्रकारिता, मैं विशेष करके हिंदी पत्रकारिता की बात करूंगा, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता एक सीमित लोगों तक सीमित होने से, तो आज मनीष तिवारी जैसे नेताओं को इसमें लाइसेंस देने की बात हो रही है। क्योंकि आज मुंबई शहर का जो हिंदी पत्रकार है, वो कुछ नेताओं के और कुछ लोगों के इर्द गिर्द रहने से वो समाज की जो खबरें देना चाहिए वो देने में असक्षम हुआ है। आप मराठी अखबार के देखें चाहे अंग्रेजी अखबार का देखें, उनका एक आधुनिकता आई है, उनमें लोगों तक जाकर उनकी खबरों को परोस कर, उनकी खबरों को हाईलाइट कर उन्हें न्याय दिलाने की एक उधर होड़ लगी हुई है। लेकिन यही होड़ हिंदी पत्रकारिता में कम दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर मनीष तिवारी जिस कांग्रेस पार्टी से हैं और उनका अधिक संबंध हिंदी भाषी क्षेत्रों से होने से उन्हें लगा। और ये पत्रकारिता क्षेत्र में भी अगर एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि जो नियम है, प्रेस काउंसिल है, अन्य अन्य जो माध्यम है, वहाँ भी कहीं ना कहीं तो पत्रकार जो आधुनिक पत्रकार है, जो नए पत्रकार है, वो उत्साह में चाहे होड़ के इसमें कई बार गलतियाँ कर बैठते हैं। तो उन पर उनके संपादकों का, उनके मालिकों का कंट्रोल नहीं होता है। तो प्रेस काउंसिल के अलावा अगर कुछ और नियम आते हैं जो पत्रकारों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत होना चाहिए। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं अमर त्रिपाठी, जन समाचार। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में पत्रकारिता कितनी कारगर है और कितना मतलब असर पड़ता है समाज पर? देखिए, पत्रकारिता दो तरह की हो गई है। एक जो अभी अनिल गलगनी ने बताया कि वहाँ पर सारे लोग जो है मुखर करके सारी चीज़ों को लिख रहे हैं, सारी चीज़ों को सामने लेकर के आ रहे हैं, और उसका एक आपको दिखाई पड़ रहा है कि कैसे सारी खबरें छन छन के और बड़ी तेज़ी के साथ में फैल रही हैं, जागरूकता पैदा हो रही है, बढ़ चढ़ करके सारे लोग जो हैं उसके साथ जुड़ रहे हैं और उसका एक अच्छा आयाम देखने को मिल रहा है। लेकिन पत्रकारिता दूसरी एक और पैदा हो गई है, जो मैनेजमेंट के तहत मैनेजमेंट ने उसको पूरा मैनेज करके रखा हुआ है। यानी मैनेजमेंट तय करता है कि ये खबर जाएगी, ये खबर नहीं जाएगी, उसकी दिशा, उसका सारी चीज़ें वो तय करता है। तो पत्रकारिता जो उन्मुक्त है, जैसे आपके चैनल्स हैं, उसमें सारे लोग कहीं ना कहीं खबर तुरंत ली, तुरंत उसको दिया, सारी चीज़ें फटाफट फैल जाती है। अखबारों में क्या हो रहा है, अखबारों में जो भी खबरें आती हैं वो एक दस्तावेज जैसी है। ये दस्तावेज है आपका जो ख़त्म नहीं होता। उस दस्तावेज में सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, खंगालना पड़ता है। आप यूं ही कोई चीज़ नहीं लिख सकते। कभी कभी हुआ कि खबर कुछ और आई और हुआ कुछ और। तो ये जो एक दोहरा मापदंड देखने को मिलता है, जिसमें पत्रकारों का दोष नहीं है। पत्रकार जो है जब मैनेजमेंट से गवर्न हो जाता है तब दिक्कतें शुरू होती हैं। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है। जी,
कुछ ना कुछ बदलाव आया है और कुछ बदलाव की ज़रूरत है। हमारे साथ शेष नारायण त्रिपाठी जी जो क्राइम की दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको शत्रुघ्न प्रसाद से मिलाएंगे, जिनका भी एक संबंध पत्रकारिता से लंबे अरसे से रहा है। और शत्रु जी, आपसे सवाल ये है कि कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो बाद में सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी मिल जाती है, पावर मिल जाता है, लेकिन वो पत्रकारिता धर्म पहले और अब में कितना बदलते हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो आप कहते हैं कि पत्रकार बदल जाते हैं। देखिए, पत्रकार कहीं न कहीं इसी समाज का एक हिस्सा है। जिस समाज में राजनीति है, धर्म है, अध्यात्म है, भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, तो पत्रकार उससे अलग नहीं हो सकता। तो बदलने का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे लोग बदलते हैं। आशुतोष जी, मैं दूसरी बात कहूँगा। आपने अभी कहा दशा और दिशा की बात की, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज पत्रकारिता जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि पत्रकारों के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, उनके सामने तलवारें, बहुत सारी तलवारें लटकी रहती है गर्दन पे। उसके बावजूद अगर देश में जो कुछ आज बच रहा है, घोटाले उजागर हो रहे हैं, तरह तरह के जो कांड होते हैं वे उजागर हो रहे हैं, और आज कोई घटना घटती है और मिनटों में आप तक वो घटना पहुंचती है, वो खबर पहुंचती है, तो ये आज के पत्रकार कितना सजग है इस बात के द्योतक है। मैं ये कहूँगा कि आज देश में जो कुछ हो रहा है उसको बचाने में, या जो कुछ हो रहा है उसको लोगों तक बताने में और बचाने में दो की भूमिका है। एक है पत्रकारिता और दूसरे न्यायपालिका। मैं कभी कभी ये सिहर जाता हूँ ये सोच के, अगर दोनों अगर इतने ज़्यादा सजग नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, आज न्यायपालिका के सामने लोग जो बड़े बड़े नेता जो हैं, घोटालेबाज हैं, ये सरकार तक जो है सहमी रहती है, और पत्रकारिता के सामने भी। मैंने अभी पत्रकारिता के बारे में कहा कैसे तलवारें लटकती रहती कि यहाँ सभी पत्रकार हैं। आज कोई भी पत्रकार अस्थाई किसी भी संस्थान में अस्थाई रूप से काम नहीं करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है अधिकतम, अब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है। अब आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जब किसी संस्थान में आप काम करते हैं, खासकर उसके ऊपर ठप्पा लगा होता है कि जैसे आप सामना में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से शिवसेना का नाम जुड़ता है, और सकाल जैसा अखबार है जिसके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार का नाम है, प्रहार अखबार है जिसके साथ नारायण राणे का नाम है, तो कितना असर पड़ता है? आप शिवसेना के मुखपत्र सामना से जुड़े हुए हैं, कितना दबाव होता है आपके ऊपर लिखने का? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं जब से काम कर रहा हूँ मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और अखबारों की अपेक्षा ज़्यादा फ्रीडम है। शिवसेना का अखबार होते हुए भी जितना फ्रीडम सामना में है उतना मैं दूसरे अखबारों में नहीं देख रहा हूँ। हमारी पत्रकारिता में तो मैं जो भी उपलब्धि हुई है वो सामना को ही मैं श्रेय देता हूँ, क्योंकि सामना ने खुल करके लिखने की छूट दी। तुलना में अगर तुलना करें तो और अखबार जो मुंबई से प्रकाशित हो रहे हैं उसमें उतनी स्वच्छता नहीं है। तो आज़ादी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा पत्रकार बहुत कुछ नहीं लिख पाता और घुटन होती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक जैन लोगों में जो बचपन में साध्वी बनाया जाता है, उस पर मैंने एक बहुत पहले खबर की थी। तखतगढ़ गया, राजस्थान गया, तो लंबा मामला था, और वहाँ से आने के बाद में सारा होमवर्क करने के बाद में उसकी जो वस्तुस्थिति थी वो बताने जैसा भी नहीं है। लोग अपने ग्लैमर के लिए करते हैं, अपने खेमे में इकट्ठा करने के लिए, पर वो खबर कहीं छपी नहीं। उस खबर को लोगों ने मना कर दिया। पर उसी खबर पे एक महिला ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी और वो जागरूक मानी गई और उसको एक अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो दौर बदला है, समय बदला है। आज आप जो बोलते हैं, आज आप जो कहते हैं, आज आप जो लिखते हैं, उसकी गुंजाइश है कि लोग कहीं ना कहीं छप जाते हैं, आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। पर जैसा मैंने बताया कि मैनेजमेंट का दबाव रहता है, तो मैनेजमेंट का दबाव कई जगह पे देखने को मिलता है। वो ये सोचते हैं कि ऐसा करने से कहीं ये तबका नाराज नहीं हो जाए, तो उनके अपने एक जो हित होते हैं वो तो होते ही हैं। पर बहुत ज़्यादा जो एक आगे बढ़ कर के लोग काम कर रहे हैं, बताया ना कि लोग, जैसे सदुन ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा दबाव रहता है, उससे बाहर निकल के लोग काम करते हैं, काम लोग कर रहे हैं। जी, अगर हम विचारधारा की बात करते हैं तो राजनीतिक दलों की जब भी बात होती है तो समझ में आती है बात कि वाकई ये कांग्रेस है, ये शिवसेना है या फिर बीजेपी है, उनकी अपनी सोच होती है, लेकिन अखबारों की भी सोच होती है। शत्रु जी, आपको क्या कहना है कि अखबारों की सोच किस तरह की होनी चाहिए? अपनी होनी चाहिए या फिर समाज के लिए होनी चाहिए?
देखिए, अखबारों की सोच तो होती है। अभी आपने खुद ही कहा था कि बहुत सारी पार्टियां हैं वो अखबार निकालती हैं, बहुत सारे राजनेता हैं, किसी पार्टी से संबद्ध जो राजनेता हैं वे अखबार निकालते हैं। तो निश्चित रूप से जिस पार्टी से उनकी संबद्धता होती है वो अखबार का स्वर उस पार्टी से मिलता जुलता होगा। लेकिन अगर आम अखबार की बात करें तो सही अखबार, सच्चा अखबार वही है जो जनपक्षीय है, जो जनता के बारे में लिखे। और जो भी अखबार, मेरा पार्टी की भी बात है तो वो पार्टी, जैसे मैं खुद दोपहर के सामना में काम करता था तो शिवसेना का मुखपत्र होते हुए भी हम मुश्किल से 10 या 15% जो है पार्टी की बात करते थे, बाकी सब आम जनता की खबरें होती थी, आम जनता से जुड़े हुए उससे सवाल उठाए जाते थे, आलेख होते थे। तो जन को छोड़ के, जनता को छोड़ के तो इस तरह के आयोजन हो ही नहीं सकता। इस तरह का कोई भी काम ये सफल नहीं हो, चाहे चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे पत्रिका हो। तो वाकई सफल होने के लिए कहीं ना कहीं से आपकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल तटस्थ होनी चाहिए। मिश्रा जी, आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता से। हम कटिंग पेस्टिंग करते थे, पेस्ट लगाते थे और कैंची से कटिंग करते थे, तब से हम लोगों ने एक दूसरे को जाना है। आप बताइए, आज का जो दौर है कंप्यूटर पर भी कटिंग पेस्टिंग होती है, कॉपी पेस्टिंग होती है, कटिंग की बदले कॉपी, तो क्या महसूस करते हैं आप? आज तो युग तो बदल गया है, लेकिन फिर भी जो पत्रकार है अपनी मेहनत करके जो रिपोर्टर लाता है खबरें तो देता ही है और उसी खबरों को महत्व दिया जाता है। आज इतना फास्ट चल रहा है कि आप लोग पहले टीवी पे दिखा देते हैं, हमारा अखबार तो दूसरे दिन आता है। और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। बिल्कुल, हाँ, गलगली से बात करें इस पर। तो अखबार की जो भूमिका है वो तो निश्चित रूप से उसका अलग महत्व है, उसकी जो विश्वसनीयता है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन ये भी सही है कि आज हम जो खबर दिखा देते हैं पलक झपकते, वो काफ़ी घंटों बाद अखबार के जरिए आती है और फॉलोअप की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, फॉलोअप दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वाकई और भी ज़्यादा चुनौती आ गई पत्रकारिता में? नहीं, मुंबई शहर की पत्रकारिता बात करेंगे क्योंकि आज मुंबई शहर एक देश का एक आर्थिक राजधानी है। यहाँ जो भी होता है उसका असर पूरे देश में होता है। निश्चित तौर पर जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल बताते हैं, पर उसके बावजूद भी एक ऐसा तबका है जो मुंबई शहर में, जो सुबह अखबार में पढ़ने के बाद ही उसे पता चलता है कि क्या हुआ है। कि टेलीविज़न युग है, मगर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि 80% लोग टेलीविज़न देखते होंगे। मुश्किल से 10 से 12% लोग जो टेलीविज़न का आनंद लेते हैं, मगर जो 90% जो आबादी है मुंबई शहर की, जो सुबह उठकर चाय की चुस्कियों के साथ उन्हें अखबार पढ़ने की जो आदत हुई है और उस अखबार पढ़ने के बाद जो खबरों पर जो उनका विश्वास होता है उस पर उनका मत बनता है। तो चाहे वो आधुनिक युग हो चाहे भूतकाल हो, मगर जो प्रिंट मीडिया और जो अखबार का जो महत्व है आज भी आम जनमानस में उतना ही लोकप्रिय है और उतना ही प्रचलित है। क्योंकि अखबार पढ़ने के बाद पता चलता है कि फला जैसे जिस तरह से अभी लालू प्रसाद यादव जेल में चले गए, कईयों को पता ही नहीं था। मुंबई में डॉकयार्ड रोड की जो दुर्घटना हुई थी, जब हमने कई लोगों से बात की तो बोले मुमरा वाली घटना क्या, पर लोगों को पता नहीं था कि टेलीविज़न पर चल रहा है। मगर 80% लोगों को पता नहीं था कि मुंबई शहर में कोई दुर्घटना होने से, इमारत ढहने से इतने लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे जब उन्होंने अखबार पढ़ा तो 80% जनता को पता चला कि दुर्घटना हुई है। तो आज भी प्रिंट मीडिया और जो अखबार का महत्व है वो निश्चित तौर पर है और आने वाले दिनों में भी वो होगा। तो एक चुनौती ये भी रहती है मार्केटिंग भी बड़ा अहम सवाल होता है। हर अखबार और हर चैनल के पास एक अलग जब समस्या खड़ी होती है तो मार्केटिंग बहुत बड़ी वजह बनती है। तो उसका कितना असर होता है एक पत्रकार के ऊपर? दबाव भी आता है कि आपको ऐड लाना है या मार्केटिंग करनी है, तो अब क्या गुजरती है किसी नए पत्रकार पर? देखिए, 2 प्रॉब्लम है इसमें भी। मार्केटिंग को थोड़ा सा बगल में रखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कोई एक इमारत है और जिसमें सारे लोग रह रहे हैं, उन्होंने जाके बीएमसी को अप्रोच किया और कह दिया कि ये टूटने वाली है। बीएमसी ने कुछ भी इसमें नहीं किया, ये खबर नहीं है। जब वो मलबा, लोग गिर गए, मर गए, सारे लोग इकट्ठा हो गए, तब वो खबर है। तो खबर क्या है, अब उसको मार्केट क्या करेंगे इसमें? और जो छोटे मोटे अखबार हैं उसमें मार्केटिंग की बात चलती है, जो बड़े अखबार हैं उसमें मार्केट का अपना एक हिस्सा है, मार्केटिंग लोग करते हैं, लोग उसके दूसरे हैं, वो अलग बात है। पत्रकार के ऊपर अगर आप मार्केटिंग डाल देंगे तो वो मार्केटिंग करेगा, खबर ढूंढेगा, खबर की बात करेगा, खबर करेगा, या वो मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग का खुद ही अपनी मार्केटिंग कर ले, वो मुद्दा अलग अलग है। ये वाकई मुद्दा बहुत अलग अलग है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत सारी मैगजीनें हैं जो बंद हो गई हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो बंद हो गई हैं और बहुत सारे अखबार हैं जो आज भी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण क्या समझते हैं आप? नहीं, एक बात तो अमर जी जो एक बात कह रहे थे कि मार्केटिंग का दबाव संपादकीय पे या रिपोर्टिंग पे, उस पर नहीं, ऐसा नहीं, उस पर दबाव है।
लेकिन जिस और इशारा अमर जी कर रहे थे, अमर जी का कहना छोटे अखबारों और छोटी पत्रिकाओं की बात वो कर रहे थे, लेकिन ये दबाव जैसे छोटे अखबार छोटी पत्रिकाओं पे जिस तरह का अलग दबाव है, लेकिन बड़े जो अखबार हैं उनका एक अपना दबाव होता है। वहाँ संपादक के पैरेलल समानांतर एक ब्रांड मैनेजर को रखा जाता है। अब ब्रांड मैनेजर तय करता है कि कौन फोटो कहाँ छपेगा, कौन सी खबर को कितनी प्रमुखता दी जाती है। तो संपादक के बराबर एक मार्केटिंग वाला आदमी को रखा जाता है बड़े बड़े अखबारों में। आज ये ट्रेंड है पत्रकारिता का। तो इस समय कहीं नहीं संपादक का जो महत्व है उसको कम किया गया और बाजार को कहीं न कहीं प्रमुखता दी गई। तो बाजारवाद हावी है। आशुतोष जी, मैं एक और बात की ओर इशारा करना चाहूँगा। मिश्रा जी ने बड़े धीरे से हल्के से इशारा किया था कि आज की पत्रकारिता बहुत तेज हो गई है। आज देखिए, ये स्वाभाविक है। हम लोग जिस ज़माने में हमने पत्रकारिता शुरू की थी वो ज़माना बहुत धीरे धीरे काम करने का था। टेलीप्रिंटर पे खबरें आती थी, हम खबरें ये करते थे, टेलीग्राम से भी खबरें आती थी और डाक से खबरें आती थी। आज अगर डाक से अगर खबरें आए तो हम किस ज़माने की खबर दिखाएंगे। लेकिन आज ज़माना बदला है, हर तरफ तेज़ी है और इस तेज़ी के कारण हमारे जो युवा पत्रकार हैं वो इतने तेज हैं, भावनाओं की कमी हो गई है और सनसनी हर जगह है। अब एक और इशारा का हम के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं जो एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब ही खत्म हो गया है। अब ये मतलब ये मेरी बात समझ में नहीं आती। पूरी दुनिया का मीडिया जो है, पूरी दुनिया के अखबार एक जगह है, पूरी दुनिया की नज़र एक इवेंट हो रहा है उस पर है और एक चैनल, कोई भी चैनल जो है ABCD, वो कहे कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं। इससे बड़ा दिवालियापन क्या हो सकता है? ऐसी बेशर्मी क्या हो सकती है इस दौर में? मतलब आज की पत्रकारिता है, दोनों पत्रकारिता को मिला लें तो ये आज का ज़माना है। सनसनी, बाजार, घोटाले, इनके बीच में पत्रकार है और पत्रकारिता है। लेकिन मैंने जैसा कहा, निवेदन आपसे किया, मैंने आपसे बताया कि आज देश में जो कुछ हो रहा है, आपके लोगों के सामने जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें पत्रकारिता और न्यायपालिका का हाथ है। न्यायपालिका सबसे ऊपर जगह पे है और उसके बाद पत्रकारिता है। अगर पत्रकारिता नहीं होती इतने घोटाले उजागर नहीं होंगे। वाकई पत्रकारिता नहीं होती तो इतने घोटाले जो है वो उजागर नहीं होते। लेकिन लोकतंत्र में चौथा स्तंभ अगर किसी को कहा जाता है तो वो पत्रकारिता को कहा जाता है। और शत्रुघ्न प्रसाद जी ने जिस तरह से दुख व्यक्त किया कि एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए इनको आहत होते हैं, ये आपको क्या लगता है कि आपको कितना असर पड़ता है जब ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है या फिर एक्सक्लूसिव कहा जाता है? सर, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, सबको समझ में आता है कि केवल मजाक सा हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है कि 9:30 में ये दिखाएंगे, दिखाते हैं कुछ नहीं है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, वो मतलब खोदा पाड़ निकली चुईया वाली बात होती है। जहाँ तक पत्रकारिता की बात समझता हूँ मैं, कलम की बात समझता हूँ, जहाँ कलम बिक गई, कारण कुछ भी हो, जहाँ कलम बिक गई उसका कोई अस्तित्व नहीं सर। तो जिसने कलम को संभाला, अपने ईमान को संभाला, मैं अच्छा पत्रकार उसी को समझता हूँ। कलम बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कलम ही हमारा संस्कार है और कलम ही हमारे जो जीवन चरित्र होता है उसको कहीं ना कहीं से कलम के जरिए लोग समझते हैं। आपको क्या लगता है कि आज जिस तरह से मीडिया के बारे में आम आदमी सोचता है, आपको क्या लगता है कि सही है या गलत है? नहीं, मीडिया के बारे में आम आदमी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज जायसवाल हूँ और बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक सिटीजन पावर मैगजीन है उसका ब्यूरो चीफ भी हूँ और सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय हूँ। तो आम आदमी मीडिया से बहुत उम्मीद लगाए बैठा, क्योंकि आज के डेट में ब्यूरोक्रेसी फेल हो गई है और जो लीडरशिप है वो भी फेल हो गई है। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों फेल होने के बाद अगर उस पर चौथा आशा कोई बचा है तो आज भी मीडिया बचा। मुझे याद है छोटे छोटे शहरों में जब भी किसी को कोई समस्या होती है तो सबसे बड़ा हेल्प उसको प्रेस क्लब से मिलता है। अगर वो अपनी आवाज़ किसी अधिकारी के पास नहीं पहुंचा पाता है तो प्रेस क्लब उसमें बहुत सपोर्ट करता है। एक नॉमिनल फीस पे 200-250 रुपये पे आप वहाँ पे जाकर बुकिंग कराइए और वहाँ अवेलेबल पत्रकार और प्रेस क्लब की खबर जरूर छपती है और जो आदमी प्रेस क्लब पहुँच जाता है उसकी सारी बात सारे अधिकारी और सारे नेता सुनते हैं। तो मीडिया का सोशल समस्याओं को लेकर, उसको दूर करने को लेकर बहुत बड़ा रोल है और आम आदमी को अगर कहीं आवाज़ नहीं पहुँचती है तो उसके पास सिर्फ एक ही होप है, वो है मीडिया। और मीडिया इस पर काम भी कर, थोड़ी अतिरेकता इलेक्ट्रॉनिक चैनल में है, लेकिन वो समय है, समय के साथ वो भी अतिरेकता खत्म हो जाएगी। कंपटीशन का दौर है, कभी ऊपर चढ़ता है कभी नीचे चलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देश के नौकरशाह को भी और देश की राजनीति को भी कंट्रोल करने का काम किया, जो डी कंट्रोल हो जा रही थी।
इसलिए मीडिया के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज आदमी के पास सिर्फ अंतिम आशा मीडिया ही है, न्यायपालिका और मीडिया दो ही है जिसके पास आदमी जा सकता है, तो इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यानी मीडिया को आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं? नो, मीडिया रिमोट कंट्रोल नहीं, मीडिया जो हर चीज़ को जज और सही और गलत का फैसला बता, जैसे न्यायपालिका कभी रिमोट कंट्रोल नहीं करती है, मीडिया सही और गलत दोनों को सामने रख देती है। निर्णय जनता को करना है या न्यायपालिका को करना है या कार्यपालिका को करना है, विधायिका को, उसका काम सिर्फ सच को लाना है, वो ट्रूथ को सामने लाती है। तो मीडिया सिर्फ सच को सामने लाती है। मीडिया का काम है सच को सामने लाना, और सच के बारे में कहा गया है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और निश्चित रूप से कई बार आरोप लगता है मीडिया पर, बहुत सारे राजनेता हैं जो कहते हैं कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो निश्चित रूप से पत्रकारिता से जुड़े लोग होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं कि लोगों ने आप पे आरोप लगाया कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं लोग? नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जब भी पत्रकारिता करते हैं, चाहे हम लोग अभी सूचना का अधिकार का काम करते हैं, हम अपनी जवाबदेही समझते हैं और जो चीज़ होती है कागज़ पर उसी को हम लोग रिलीज़ करते हैं। जो चीज़ नहीं होती है, कल्पनाओं में जीने का काम पत्रकार का नहीं होता है। और निश्चित तौर पर कुछ पत्रकारों ने ऐसा किया और उन्हें उनकी सज़ा भुगतनी पड़ी। जो भी कल्पनाओं में जीता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे नौकरशाह हो, जो कल्पनाओं में जीने का जिसने काम किया है, निश्चित तौर पर वो दोषी है और दोष का अधिकारी है। तो हमारे मतलब अब तक के इसमें कभी हमें ये तकलीफ हुई नहीं है। और मैं पत्रकारों से भी अपील करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर आप पढ़ाई कीजिए, लीगल के कानून के जो अलग अलग रूल्स को पढ़िए, अलग अलग सेक्शन को पढ़िए। जब भी आप कोई पत्रकारिता करते हैं, जब हम सभाओं का जब रिपोर्टिंग करते हैं, वो एक बात अलग होती है, मगर उधर भी जो कहने वाले का जो अर्थ होता है और हमारा लिखने का अंदाज होता है, उसमें भी असमानता नहीं होनी चाहिए। चाहे हम लीगल की पत्रकारिता करते हैं, जब जज की जो जजमेंट होती है उसे पढ़ कर ही हम जब रिपोर्टिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होता है। और आज की जो पत्रकारिता है ये समाज को दिशा भी दे रही है और इसकी दशा भी अच्छी है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पत्रकारिता ही लोगों को सहारा बन सकती है। पत्रकारिता ही लोगों की सहारा बन सकती है। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, चलते चलते क्या कहेंगे आप? चलते चलते यही कहूँगा कि पत्रकारिता जो है बहुत चमकदार है, और बल्कि पत्रकारिता आज जो है जिस तेजी में है, आज पढ़े लिखे पत्रकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैंने इशारा भी किया कि भावनाओं की कमी है, ज़रूर है, लेकिन पढ़े लिखे बहुत पत्रकार आए हैं। और इस तरह के पढ़े लिखे पत्रकार जब और आएंगे, क्योंकि अभी और इसे सही दिशा में पत्रकारिता को जाना है, दिशा सही है और सही दिशा में जाना है और चमकदार बनाना है, अब और अपने को शार्प बनाना है। हमारे बाद की पीढ़ी, कई पीढ़ी पीछे ये लोग जो आ रहे पढ़े लिखे, तो निश्चित रूप से आशावान हूँ कि ये पत्रकारिता की धारा और मजबूत होगी और ईमानदार होगी। जो कि कभी कभी पत्रकारिता पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ईमानदार नहीं है। तो मैं कभी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, समारोह में जाता हूँ, और छोटे बच्चे, छात्र छात्राएं जब पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप आइए पत्रकारिता में, अच्छे लोग आएंगे तो पत्रकारिता और अच्छी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में अच्छी पत्रकारिता देश के सामने अपना मिसाल प्रस्तुत करेगी। अच्छे लोग आएंगे तो पत्रकारिता की जो दिशा है, जो तस्वीर है, जो किस्मत है, वो बदलेगी। तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी यानी मीडिया की जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, तो हमारी जो जिम्मेदारी है उससे सीधा वास्ता होता है समाज के उन लोगों का जो अखबार पर विश्वास करते हैं, चैनल पर विश्वास करते हैं, और यही विश्वास को आगे बढ़ाने का काम लगातार मीडिया करता रहेगा। और यही उम्मीद के साथ आज हम आपसे विदा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पास भी अगर कोई समस्या है, जिस तरह से हम लगातार मुंबई की आवाज़ में उठाते रहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अरविंद आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। फिलहाल नमस्कार। संजय राऊत शिवसेना सोडणार का? कोण आहे संजय राऊतांचा स्पर्धक? संजय राऊत का जपतात शरद पवारांशी संबंध? कोण आहे उद्धव ठाकरेंचा ब्रेन? संजय राऊत कोणाला घाबरतात? दिलखुलास संजय राऊत पहा शनिवारी रात्री 8 वाजता आणि पुनर्प्रक्षेपण रविवारी सकाळी 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। राहुल गांधी कहते हैं
कि दागी नेताओं को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश बकवास है। राहुल जी वो काम करते हैं जो देश की जनता चाहती है। नमस्कार,